पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश, चुनाव आयोग के प्लान पर भड़की ममता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर बढ़ता जा रहा है विवाद। बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर करवाने का ऐलान किया गया, जिनमें 4 चुनावी राज्य थे और इन चारों राज्यों में सबसे अहम राज्य था पश्चिम बंगाल, जहां एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई और अभी भी चल रही है, जिसने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और सीएम ममता बनर्जी के बीच टकराव बना हुआ है और ये टकराव इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और अब ये मामला ऐसे मोड़ पर आ गया है जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये प्रक्रिया समय रहते पूरी हो पाएगी, क्योंकि किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल में 7 मई से पहले विधानसभा का गठन होना जरूरी है। अगर 7 मई तक चुनाव की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक ही विकल्प बचता है और वो है राष्ट्रपति शासन। तो क्या पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या टल जाएगा बंगाल का चुनाव? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। तो जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल है, क्योंकि इस राज्य में लोकसभा के 42 सीटें हैं, जो 5 चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा हैं। और अगर बात पूरे देश की करें तो पश्चिम बंगाल लोकसभा सीटों के मामले में देश में तीसरे नंबर पर आता है। यूपी और महाराष्ट्र में ही बंगाल से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और इन दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री बीजेपी का है, लेकिन पश्चिम बंगाल उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां आज तक बीजेपी सत्ता में नहीं पहुंच पाई। इसलिए बीजेपी की पैनी नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। बीजेपी सत्ता पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है, उसमें नाम मात्र की भी गिरावट नहीं आई है। वहीं बीजेपी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो ममता को चुनौती दे पाए और यही कारण है कि बीजेपी इस राज्य में चुनावी तिकड़मों के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर से बीजेपी को काफी उम्मीद जगी, क्योंकि बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की घोषणा और उसके बाद एनडीए की बम्पर जीत से बीजेपी को लगता है कि इसी तरीके से वो पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी जीत हासिल कर सकती है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि बिहार में चुनाव का ऐलान होने से पहले जितने भी सर्वे सामने आ रहे थे उसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से 3 गुना ज्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन एसआईआर के बाद सब कुछ बदल गया। इसलिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर बड़े सपने पाले हुए हैं, लेकिन सीएम ममता बनर्जी जिस प्रकार आक्रामक होकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर की प्रक्रिया में खामियों को उजागर कर रही है, उससे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। बीते 3 महीने से राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह खत्म करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है, जिन्हें खुद को बंगाल का निवासी साबित करना है। उन्हें साबित करना है कि वो भारत के निवासी हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 70 लाख लोगों ने इसके प्रमाण दे दिए हैं, लेकिन अभी भी 50 लाख लोग बाकी हैं। इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था। कोर्ट ने लोगों को अपना नाम जुड़वाने के लिए भरपूर समय देने के लिए अहम फैसला किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है एसआईआर चुनाव की अंतिम तिथि तक चल सकता है। 28 फरवरी तक तय किए गए दावों के साथ अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाए, जिसके बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी। नामांकन से 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने का काम चलता रहेगा। कोर्ट ने साफ किया कि 14 फरवरी से पहले इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल माध्यम से जमा किए गए सभी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे और सप्लीमेंट्री लिस्ट को भी मुख्य फाइनल इलेक्टोरल रोल का हिस्सा माना जाएगा। इस दौरान एक बार फिर आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में रखने पर बहस देखी गई, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को साफ कर दिया है जब तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आधार को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है, तब तक कोर्ट को भी इसे मानना होगा। और अगर याचिकाकर्ता को फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल की चिंता है, उन्हें केंद्र सरकार से कानून में संशोधन कराने के लिए संपर्क करना चाहिए। लेकिन इतने कम समय में तार्किक विसंगति को दूर करना अभी भी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में कई लोग अपना नाम जुड़वाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसके लिए अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर के लिए 3 साल के अनुभव वाले सिविल जजों को भी ड्यूटी में लगाया जाए और अगर फिर भी न्यायिक अधिकारियों की कमी होती है तो पड़ोसी राज्यों से उपलब्ध कराने की अपील की जाए। आपको बता दें कि जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि न्याय पूरा नहीं हुआ है या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो उनमें आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर आदेश जारी किया जाता है। यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल ने सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर के बकाया काम और उसके लिए कम समय बाकी होने के हिसाब से न्यायिक अधिकारियों की कमी होने की जानकारी दी थी। लेकिन अब कोर्ट के इस आदेश के बाद एसआईआर के लिए अब झारखंड और ओडिशा के सेवानिवृत्त और मौजूदा न्यायाधीशों की भी मदद ली जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर प्रक्रिया को समय सीमा में पूरा करवाने की ठान ली है।
आपको बता दूं कि पहले तार्किक विसंगतियों की जांच और अनमैप नामों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब 50 लाख लोगों के नाम की जांच करने के लिए राज्य के न्यायिक अधिकारियों की कमी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड के जजों को भी तैनात करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो 3 साल या उससे ज्यादा अनुभव रखने वाले सिविल जज सीनियर डिवीजन व सिविल जज जूनियर डिवीजन की भी तैनाती कर सकते हैं, ताकि जांच का काम जल्द ही पूरा हो सके। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक और वाकया सामने आया, जब किसी सिटिंग सीएम ने खुद कोर्ट में पेश होकर दलीलें पेश की। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और पश्चिम बंगाल के वोटर्स को निशाना बना रहा है। ममता ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक कह डाला। ममता बनर्जी की दलीलों का सबसे बड़ा केंद्र 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति रही। उनका तर्क था कि जो काम वैधानिक रूप से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को करना चाहिए, वो काम बाहरी माइक्रो ऑब्जर्वर से कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी शासित राज्यों से इन ऑब्जर्वर्स को बुलाकर खास तौर पर नाम कटवाने के लिए तैनात किया गया है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में साबित करने की कोशिश की थी कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। ममता का आरोप है कि एसआईआर हकीकत में वोट काटने की साजिश है, इसलिए चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी में इसे पूरा कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी हो पाएगी, क्योंकि जिन 50 लाख लोगों के नाम का जजों के जरिए पुनर्मूल्यांकन होना है, उसमें काफी समय लग सकता है। लगभग 250 जज इस काम में लगे हुए हैं और रोजाना हर एक को 250 लोगों के नामों की जांच करनी है, जो एक लंबी प्रक्रिया होगी। इसमें कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। ऐसे में 7 मई से पहले एसआईआर का काम पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि 7 मई तक पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए, नहीं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। वैसे बीजेपी की तरफ से तो शुरुआत से ही कोशिश हो रही है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव राष्ट्रपति शासन में ही कराया जाए, जिससे चुनाव अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारियों तक की हर नियुक्ति अपने हिसाब से की जाए। वैसे भी पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब वोटर लिस्ट में दावे आपत्तियों का काम ही पूरा नहीं हो पाएगा, जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनकी तरफ से पेश दस्तावेज की जांच ही नहीं हो पाएगी, ऐसे में वोटर लिस्ट अगर जारी भी होती है तो सवालों में तो बनी ही रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव आयोग इसके बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने तक भी 50 लाख अनमैप वोटरों के वेरिफिकेशन का काम पूरा हो पाएगा। क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी एसआईआर को तय समय के अंदर अंजाम तक पहुंचा पाएगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव टलना तय है, यानी बीजेपी की जो कोशिश है उसमें वो चुनाव आयोग की मदद से कामयाब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव टला तो फिर राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प होगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।